दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जिस प्रकार आपने इस चैनल को अपनाया, इसको प्रमोट किया, इसको सब्सक्राइब किया, और मैं आपका आभारी हूं कि आप हमारी रिक्वेस्ट को मानते हैं। आप नीचे कमेंट में जाके अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसका आप लोग ख्याल रखते हैं। और आज हमारे पास में एक बेहतरीन मेहमान है, एक ऐसे मेहमान है जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। आप उनसे वाकिफ हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं, और वो एक ऐसा नाम है जिनकी बार बार रिकमेंडेशन आती है, बार बार आप नाम लिखते हैं कि उनको दोबारा से बुलाइए, दोबारा से बुलाइए, और आपके आगे हम नतमस्तक हैं। आपकी इन्हीं रिकमेंडेशन के बाद एक बार फिर आज हम मिलकर स्वागत करते हैं हर्षवर्धन जैन साहब का। जैन साहब, आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत है। दिल से शुक्रिया वत्स साहब, थैंक यू सो मच इतना प्रेम देने के लिए और बार बार याद करने के लिए। बस भागा चलाता हूं जिसे आप और ऑडियंस याद करती है। थैंक यू सर। सर आप हमारे हर माइलस्टोन पे हमारे साथ रहे। चाहे हमने जब शुरुआत की उस समय आपके 2 इंटरव्यू आए लगातार, पार्ट 1 पार्ट 2, वो हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम किया। और उसके बाद में जब हमने फ्रेंड्स मीट 2020 किया जनवरी में, सो वो एक आपकी वजह से वो हमारा प्रोग्राम बहुत हिट रहा और आज भी लोग उसको मिस करते हैं। और बार बार लोग पूछते हैं कि फ्रेंड्स मीट 2021 कब होगा। तो वो डिपेंड करता है कि स्थितियां कैसे होती हैं, लेकिन ये तय है वो होगा। वो डिजिटल होगा या फिजिकल होगा वो समय बताएगा, लेकिन ये तय है वो होने वाला है। और उसके बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट की। वो पहली सीरीज थी हमारी लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। सो उस सीरीज का जो ग्रैंड फिनाले था, उस ग्रैंड फिनाले में भी आप रहे। तो आप हमेशा हमारे हर महत्वपूर्ण मुकाम पे हमारे साथ में रहते हैं। और एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की। नई सीरीज तो मैं नहीं कहूंगा, एक नया थॉट हम लोग लेके आए कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ में दूसरी चीजें जो हमारे जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे और हमारे बिजनेस पे, हमारे गोल्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और पिछले दिनों हमने जो इंटरव्यू किया उसमें हमने बहुत डिटेल में बातचीत की कि जो थॉट्स हैं वो क्यों आते हैं और जो विचार आते हैं वो विचार किस प्रकार से हमारी जिंदगी पे असर लेके आते हैं। लेकिन आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्ट सेलिंग पे बातचीत करना चाहते हैं। सो तैयार हैं जैन साहब? यस सर, रेडी। दैट्स ग्रेट। डायरेक्ट सेलिंग को लेके हालांकि क्लैरिटी आती जा रही है, धीरे धीरे गवर्नमेंट की वजह से पॉजिटिविटी आ रही है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी आ गया है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बहुत संक्षेप में आपकी भाषा में अगर जानूं, एक आम आदमी को यह देखना है कि जो कंपनी उसके सामने आई है, जो प्रपोजल उसके सामने आया है, वो सही है या गलत है, वो मनी सर्कुलेशन है या सही कंपनी है, भगेगी या टिकेगी। अगर 2-3 पैरामीटर्स हो तो वो क्या देखे? सर, सबसे पहले तो जब नए व्यक्ति के सामने कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो वो इतना जागरूक ही नहीं रहता, इतनी अवेयरनेस ही नहीं रहती कि वो ये देख सके कौन प्रमोटर है, कैसी प्रोफाइल है, कैसे प्रोडक्ट है, कैसा प्लान है, कैसा पे आउट सिस्टम है, क्या इसके पीछे की साइंस है, इन लोगों के बैकग्राउंड का इस पे क्या फर्क पड़ता है, इस नियत का क्या फर्क पड़ता है। इतना अवेयरनेस होती ही नहीं है। इसलिए अपन आज से 70 साल पहले भी आपकी जगह कोई था, मेरी जगह कोई था, और वो ये प्रश्न पूछते थे, भगेगी नहीं भगेगी, ये कैसे पता चलेगा उसको, वो कैसे ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। 70 साल पहले भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं हो पाती। अब थोड़ा सा नगाड़ा ज्यादा बज रहा है, क्योंकि जब तक सामाजिक मान्यता नहीं मिलती ना सर, तब तक वो एक पैरामीटर नहीं जान पाता एक नया आदमी। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज भी मासेज आते हैं तो वो इतना ज्यादा नहीं देख पाते। उनको जिस दर्द से गुजरे हुए रह रहे हैं कि भाई गरीबी है तो फिर अमीरी ले आना है, भाई पैसा नहीं है तो एक्स्ट्रा इनकम कर लेना है, अरे भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा तो थोड़ा टाइम मिल जाए, अरे भाई कह रहे हैं कभी फॉरेन टूर नहीं किया तो कर, इसमें बता रहे हैं कि मिल जाएगा। तो एक आम आदमी, एक साधारण आदमी की जो ज्ञान चक्षु जिस वक्त खुलते हैं वो इतने पैरामीटर होते हैं सर, इतनी अवेयरनेस होती है क्या क्या दिख रहा है। इसीलिए तो 80% लोग आज भी धोखे वाली कंपनियों में, आज भी गलत कंपनियों में, आज भी गलत संगत, गलत नियत वाले लोगों के साथ बिजनेस शुरू कर लेते हैं और आखिर परिणाम बुरा आता है और बुरे परिणाम को हाईलाइट ज्यादा किया जाता है, इसलिए फिर पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। फिर भी
इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, और आप और हम जैसी पूरी जमात, हम जैसे पूरे सैकड़ों हजारों लीडर्स, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स, करोड़ों नेटवर्कर्स अगर इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाएं कि जितना ज्यादा जरूरी किसी इंडस्ट्री में क्या क्या करना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है क्या क्या नहीं करना। क्या क्या नहीं करने वाला हिस्सा 80% है लाइफ में, और क्या क्या नहीं करने वाले हिस्से में ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसे ही कोई सी भी कंपनी ज्वाइन नहीं कर लें, हम ऐसे ही कोई से काम के साथ नहीं लग जाएं। जब कपड़े सिलवाने जाते हैं तो सबसे स्पेशलिस्ट टेलर के पास जाते हैं, जब दवाई लेने जाते हैं तो सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे जब कटिंग कराने जाते हैं तो सबसे स्पेशलिस्ट नाई के पास जाते हैं। अरे तो जब जीवन की हर जगह एक कंप्लीट पैकेज, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा कोच, एक अच्छा संगठन चाहिए होता है, तो फिर ये तो जिंदगी का सब कुछ, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लगा के करने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस तो ऐसा है जहां मार्केट पे हमारी जीवन का सब कुछ दांव पे लगता है। हम अपने आप को बेचने जाते हैं, हम अपने जीवन का सर्वस्व लेके मार्केट में निकलते हैं। तो ऐसे हर किसी को समर्पित थोड़ी कर देना चाहिए, हर किसी को अपना जीवन थोड़ी लगा देना चाहिए, हर किसी के नाम ही जिंदगी थोड़ी कर देनी चाहिए। क्योंकि सर, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसा वृक्ष लगाने जा रहा हूँ जिसकी शाखाएं वर्षों तक चलेगी। तो जब इतना बड़ा काम करने जा रहा है और किसी ऐसी उल्लू कंपनी के पास फंस गया, छोटे मोटे लोगों के पास जिन्होंने गली मोहल्लों में की खुद की कंपनी खोल के बैठ गए, अगर आलू चालू के पास फंस गया, झोला छाप के पास फंस गया, तो फिर वो बड़े हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता सर, और वो वहीं पे डेथ हो जाती है उसकी और नेगेटिविटी फैलती है। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से सारी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, अवेयरनेस एकमात्र उपाय है, जागरूकता एकमात्र उपाय है। तो जितना अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जितना अपने प्लान को, पे आउट को, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जितने अपने प्रमोटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ एक स्तंभ और प्रमोट करिए। हम सब लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है, एक जागरूकता का नगाड़ा और बिगुल बजाना होगा हमें मार्केट में। अच्छी कंपनियों की नीयत कैसी होती है, बुरी कंपनियों के लोगों की नीयत कैसी होती है। जहां लालच हावी है, वो पहला पैरामीटर ही साबित कर रहा है। जहां घनघोर लालच हावी है, जहां लालच हावी है, धन का निवेश हावी है, जो इस बिजनेस की टेंडेंसी से कहीं मैच नहीं खाता, जहां निवेश के लिए भारत सरकार ने अलग कानून बनाए हैं, जहां प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए अलग कानून बनाए हैं, इन चीजों को कभी भी मिलाना नहीं, घनघोर जुदा जुदा है। तो जब लालच हावी हो जाए, जब अट्रैक्शन लालच के रूप में बन के आए, तो सावधान तो वैसे ही हो जाना चाहिए। जहां बैंकों से, भारत सरकार से ज्यादा पैसे देने का कोई वादा करने लग जाए, समझ लो आप ऐसी खाई की तरफ फिसल रहे हैं जहां बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहां पे बेचना हो, जहां पे सेलिंग के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो वो इनफाइनाइट है, वो कितना भी आ सकता है। लेकिन ज्ञान चक्षु इतने तो खुलने चाहिए कि मैं अच्छे और बुरे में पहचान कर सकूं। मैं पहले भी अपने वीडियो में जो आपके चैनल के थ्रू आया था बता रहा था, कौन सा धोखा है और कौन सा मौका है। थोड़ा तो जागरूकता करिए। तो सर, अपनी जिम्मेदारी बनती है जागरूकता का नगाड़ा बजाने की, कि अपनी हर बात को प्रमोट जब हम कर रहे हैं मार्केट में, तो हम ये भी प्रमोट करें अच्छी और बुरी कंपनी को किन पेनी नजरों से देखा जाता है। अब भारत सरकार ने कुछ चीजें आसान कर दी, गाइडलाइन बना दी, कुछ धाराएं बना दी, उनको भी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन आम आदमी इन चीजों तक नहीं पहुंच पाता सर, टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाता। अपन ही कुछ 5, 7, 10 पैरामीटर बनाए और वो लोगों तक पहुंचाएं, ये पैरामीटर अच्छी और बुरी कंपनी चुनने का। कौन है जो निवेश के नाम पे आ रहे हैं, वो तो डायरेक्ट सेलिंग में है ही नहीं। कौन है जो प्रोडक्ट का बहाना करके निवेश के रूप में आ रही है, ये ज्यादा खतरनाक है, इनको भी पहचानना जरूरी है। ओवरऑल हमें ये जरूर पहचानना चाहिए कौन सा लालच दे रहा है, कौन सी चीज है। तो ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हमें जागरूकता फैलाएंगे तो लोगों में अवेयरनेस आएगी। दैट्स ग्रेट सर। हमारा भी ये उद्देश्य रहता है इस चैनल के माध्यम से कि ये प्रश्न अक्सर मैं सभी अनुभवी लोगों से करता हूं, और मकसद वही है कि जो आम व्यक्ति जो गांव देहात में बैठ के इस हमारी कन्वर्सेशन को सुनेगा, उसको लाभ होगा और वो कुछ ना कुछ चीजें जानेगा, क्योंकि गाइडलाइंस और जो एक्ट है वो वहां तक शायद नहीं पहुंच पाता। और आपने उससे भी बड़ी बात आज कही कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस प्रकार की जागरूकता और उस प्रकार की धारणा फैलाएं। और मुझे अच्छे से याद है जैन साहब, जब मैं 2013 में
डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना, सो सबसे पहला काम हमने ये किया, पूरे देश में हमने जागरूकता फैलाई। हमारा एक ही मकसद था कि सही डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है उसकी जागरूकता फैलाएं। और चाहे वो कलकत्ता था, चाहे वो अहमदाबाद था, चाहे वो दिल्ली था, और बहुत सारे, इवन हमने चेन्नई में भी प्रोग्राम किया। तो पूरे इंडिया में हमने घूम घूम के वो प्रोग्राम किया अवेयरनेस फैलाने के लिए, और हर डायरेक्ट सेलर की इसकी जिम्मेवारी है। और मैं समअप अगर करूं जो आपने कहा है सर, सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि एक बहुत सीरियस काम है। जितना फोकस हम लोग जॉब चुनने के लिए या कोई बड़ा बिजनेस करने के लिए हम लोग सीरियस होते हैं, उससे कहीं ज्यादा सीरियस होना है, क्योंकि इसमें आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो यहाँ पे दांव पे लग जाती है। और दूसरा आपने बताया कि जो लालच है, लालच की प्रवृत्ति है, वहां नहीं जाना है। निवेश है तो बिल्कुल उससे कोसों दूर भाग जाना है। मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा सर, डायरेक्ट सेलिंग में जनरली क्या होता है, हमारा कोई नजदीकी रिश्तेदार या नजदीकी दोस्त आता है और फिर वो हमारे इमोशंस के साथ में बात करता है कि यार मेरी बात नहीं मान सकता तू, मैं कह रहा हूं ना तू कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसकी बात भी मत मानिए। हो सकता है उसको भी वो इमोशनल है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, लेकिन आपका अपने कुछ पैमाना हो, आपकी अपनी जागरूकता के साथ, अपनी कॉमन सेंस के साथ में आप चेक कीजिए। अगर सही है तो उसके साथ में जुड़िए, अगर वो गलत कर रहा है तो फिर उसको भी गाइड कीजिए कि भैया इन पैरामीटर्स के अनुसार ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो क्या इसको हमें अप्लाई करना चाहिए जैन साहब? यस सर, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मैं अगले प्रश्न पे आता हूं, और मैं मान लेता हूं कि सभी लोग सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी का इंटेंशन, प्रोडक्ट प्लान, सब कुछ उन्होंने देख लिया है, और अब वो हर्षवर्धन जैन साहब की तरह डायरेक्ट सेलिंग के एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, बड़ा वक्ता बनना चाहते हैं और इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को। तो एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर के लिए क्या क्या गुण उसके अंदर, क्या क्या ट्रेड्स उसके अंदर होने चाहिए सर? राइट सर, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो ये बिजनेस भी लोगों में निर्माण करता है, और कुछ ऐसी क्वालिटी जो होती है ये सेम उन्हीं को ये आकर्षित करता है, वो ही इस बिजनेस में आ पाते हैं। तो पहले ये बता देता हूं कि मैं कुछ 4-5 क्वालिटी जैसी बता रहा हूं, जो पैरामीटर्स हैं इस बिजनेस में वो आएगा, वो जरूर आएगा। कभी ना कभी उसके सामने प्रकृति ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन 5 में से कोई एक खूबी होगी तो वो जरूर एक दिन आ जाएगा, और ये 5 में से जो खूबी मजबूत होगी वो उसको आगे लेके जाएगी, और जो मजबूत नहीं होगी वो ये बिजनेस में आने के बाद उसमें बहुत बड़ा विकास ये बिजनेस कर देगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खुद का ही स्वभाव ऐसा है कि वो इसमें जब आएगा तो उसकी ये 5 चीजों का निर्माण होगा ही होगा। देखिए सर, हिम्मत, मेहनत, संगत, सकारात्मक सोच और अटूट श्रद्धा, ये 5 में से कोई भी एक गुण अगर उस व्यक्ति में है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जरूर आ जाएगा। इस बात को और समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। जब हम लोग, मैं बहुत बार स्टेज से ये बात खुल के बोलता हूं, किन लोगों के लिए बिजनेस है और किन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। तो जब ये बात बताता हूं तो मैं बहुत बहुत आकरा समझ रहे हैं सर, ये मारवाड़ी शब्द है, बहुत ही कठोर बोलता हूं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग सो रहे हैं, एक की लात तीसरे पे, तीसरे की लात चौथे पे, 5वें की लात 10वें के मुंह पे लग रही है। लात लगना बुरी बात नहीं है, परिस्थितियां लगवा देती है, लेकिन बुरी बात यह है उनको जाकर कोई व्यक्ति कहे उठो 3 से 5 साल अच्छी मेहनत कर लो, खुद का बंगला होगा, फेल के सोना, खूब गुला माटी खाका के सोना। वो कहते नहीं, जो मजा लात खाने में है वो मजा बंगले में नहीं है। उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। नहीं, ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी नहीं है जो 15 साल से 20 साल से टेढ़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं स्कूटर। कुछ दुस्साहसी ऐसे हैं जो आज भी टेढ़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकृति करवा देती है, टेढ़ा करके स्टार्ट करना बुरी बात नहीं है, परिस्थिति करवा देती है। लेकिन बुरी बात यह है उनको जाकर कोई कहे 5 साल घनघोर मेहनत कर ले, तेरे पास खुद की एक गाड़ी होगी, तू एक स्विच दबाएगा, गाड़ी के चारों शीशे ऊपर आएंगे, जमीन से 6 फीट हाइट पे चलेगा, ट्रकों की रोशनी भी तुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। वो कहता नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है देश में, जो मजा फटफटी में है वो फॉर्च्यूनर में नहीं है। तेरे लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी नहीं है वत्स साहब जो अंधेरे में माचिस की तिल्ली जलाकर देखते हैं बल्ब जल रहा है कि बुझ रहा है। ये नहीं है उन लोगों के लिए। फिर ये किन लोगों के लिए बिजनेस है? ओ हो, जिनके पास कुछ अभाव है,
जिनके पास कुछ अभाव है या कुछ कर गुजरने का स्वभाव है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। जिनके कुछ कीला गढ़ रहा है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। और जब कीले गढ़ते हैं जीवन में और कुछ स्वभाव बनता है, कुछ जीवन में उठाव और उन्नति की चाहत पैदा होती है, तब जिंदगी में हिम्मत आती है। अब ये बिजनेस करने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? सबसे पहला तो वो काम कर रहा है जो धरती पे 5% लोगों में जाके शामिल होगा, दुनिया के 5% लोगों में जाकर शामिल होगा। सोना चाहे 10 ग्राम हो वत्स साहब, चाहे 1 किलो हो, दोनों ही सोना कहलाते हैं, फर्क सिर्फ मात्रा का है। पीतल की कैटेगरी में कभी नहीं रखा जाता। 10 ग्राम सोने को भी उसी सेक्शन में रखा जाएगा जिधर गोल्ड रखा हुआ है, चाहे वो सोने की खान हो, चाहे वो सोने की बट्टियां हो, सिल्लियां हो, चाहे वो कितना ही ग्राम हो, पीतल तांबे की तरफ नहीं रखा जाएगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाले व्यक्ति को 5% लोगों में शामिल होने वाला है, इस जमात में रखा जाएगा। वो उस जमात में शामिल नहीं होगा जो जीवन भर संघर्ष करने वाली होगी, जो सृजन नहीं विद्रोह करने वाली, विरोध करने वाली, विध्वंस करने वाली होगी। ये उठने और उन्नति करने वाली तरफ रखा जाएगा। तो जब जाने वाला ही ऐसी जबरदस्त तरफ है, तो पहले पत्नी कुछ कहेगी, माँ बाप कुछ कहेंगे, 1-2 महीने चेक नहीं बने, परीक्षा की घड़ी हो गई तो पूरा परिवार उसके कीले गड़ाने लग जाएगा, फिर मोहल्ला उसकी तकलीफ देने लग जाएगा, फिर पूरा गांव, पूरा शहर, कस्बा कहने लग जाएगा, अरे तेरा क्या हुआ, तू कह रहा था कार आएगी, स्टीयरिंग ही नहीं आया, तेरा क्या हुआ, तू मलेशिया जा रहा था तो फलाशिया भी नहीं गया। इसको बेचारे को सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट जो चाहिए, वो चाहिए हिम्मत, कि इसको विरोध सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी गति तेज होती है ना सर, तो जमीन को विरोध भी उतना ही सहन करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही खींचती है जितना वजन होता है, वजन की अपेक्षा से ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है। तो जो व्यक्ति में हिम्मत है ना थोड़ी करने की, कि मैं सुन लूंगा, मैं जमाने की गालियां सुन लूंगा, लेकिन मैं उठने की तैयारी करूंगा, ये पहला एलिमेंट है सर जो एसेंशियल है। इसके बिना फॉर्म पे साइन ही नहीं कर पाता। इसके बिना जो प्रोडक्ट लाता है ना, उसको पलंग के नीचे डाल देता है, या कहीं अलमारी में छुपा के रख देता है कि मैं कंपनी में जुड़ गया। ढोल बजा के तब कह पाता है, नगाड़े तब बजा पाता है जब वो कहता है मेरे में हिम्मत है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट डायरेक्ट सेलिंग का, कोई भी व्यक्ति अगर हिम्मत करके आ रहा है तो चलेगा, पहली क्वालिटी। दूसरी, मेहनत। वो काम करेगा जो लोग 90 साल करते हैं, जो 100 साल में होके करते हैं, जो 70-80 साल मिलकर करते हैं, ये काम 3 साल में। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मैंने 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है। 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल। जो इंसान पूरे जीवन में 60,000 50,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लेता है, उसका L4 L5 L6 ये खत्म हो जाते हैं, उसका T वाला ग्राफ स्पाइन का खराब हो जाता है, उसका C1 C2 C3 से लेके 7 तक खराब हो जाता है। मैंने 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। मैंने राज्यों के और भारत के गांव ढाणियों में जाके देखा हूँ, गया हूँ, मिला हूँ। आप कल्पना करिए कि 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई। फिर उसके बाद में लगभग मैंने 1.5 लाख किलोमीटर रेड कलर की मेरी स्विफ्ट चलाई। उसके बाद मैंने 52,000 किलोमीटर टाटा सफारी चलाई। उसके बाद मैंने लगभग 1.25 लाख किलोमीटर फॉर्च्यूनर चलाई। उसके बाद डिजायर मैंने लगभग 1 लाख किलोमीटर चलाई। मर्सिडीज लगभग 30,000 किलोमीटर चलाई। फिर लॉकडाउन आ गया। मेरी आप ड्राइविंग देखेंगे ना, जितनी मैंने टूर कर लिया, आपको नहीं लगता कि 2-5 लोग मिलकर पूरे जीवन जितनी करते हैं उतना कर लिया। जबकि मेरा ड्राइविंग पैशन थोड़ी है, मेरा ड्राइविंग प्रोफेशन थोड़ी है, मैं तो बिजनेस में हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलर कभी घबराता नहीं है। तो पहले तो हिम्मत थी, फिर मेहनत इतनी की। मैं एक बार तो मैं आपको बताऊं सर, जयपुर में एक मीटिंग में जा रहा था और रेलवे स्टेशन, राम मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में एक मोड़ आता है, वहां पर पानी भरा रोड पर 3 फीट लगभग, और मैं मोटरसाइकिल से चला जा रहा, कैसे न कैसे सपोर्ट करती जा रही, और एक खड्डा आया, वो दिखानी पानी के अंदर था, मैं उसमें चला गया। फिर बाहर निकला, बजाज बॉक्सर थी मेरे पास उस टाइम, उस बॉक्सर को मैंने हाथ से निकाला पानी में से। मतलब मैं मेरी मेहनत को देखकर देखता हूँ तो आज का नेटवर्कर कितनी जल्दी रिजल्ट आता है। तो यार अभी तक तो हथेली में सरसों होगी नहीं, कितने से यार। अरे पूरी मेहनत का रोम रोम ऐसा बनेगा तो काम होगा। फिर दुनिया की कोई ताकत असफल नहीं करेगी, सफल होगे रहोगे। तो हिम्मत चाहिए सर, मेहनत चाहिए, दूसरी बात। तीसरी, संगत चाहिए।
उस दिन बाद मैंने जीवन में क्रिकेट की संगत नहीं की। 20 साल मैंने यूं क्रिकेट छोड़ के आ गया। क्रिकेट मेरे जीवन का सबसे ज्यादा समय कंज्यूम करता था सर। वहां के लोग, वहां के दोस्त, फिर जितने लोग सर्किल में नेगेटिव थे, समाज में, लोगों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सबसे दूरियां हो गई। क्योंकि अगर मैं संगत उनकी करूंगा तो फिर उठूंगा कैसे। तो नेगेटिव संगत छोड़ दी और पॉजिटिव संगत करना चालू कर दिया, और हर पॉजिटिव संगत मुझे आगे बढ़ाती चली गई। हिम्मत, मेहनत, संगत। फिर मैंने सोच ऐसी निर्माण की जो मुझे ग्रोथ दिलाती गई, डेवलप करती चली गई। ये मैं आपको सर कहीं किताबों में नहीं देखा मैंने कि ये 5 चीजें कहीं से मिल जाए मुझे। ये मैंने मेरे जीवन से निकाला और सफल लोगों के जीवन को पढ़ के निकाला कि उनकी बेसिक चीजें कौन सी थी, और उनको बेचारे को और चीजें उनमें आने में, एटीट्यूड, उनका फेथ, उनका विजन, उनके रीजन, उनके चीजें, ये सब बाहर बाद में मिला। ये 5 तो उसकी बेसिक थी जो उसको चाहिए थी। उसकी सोच मजबूत हुई, सकारात्मक सोच हुई, चीजों को सही वे में लेना चालू किया। प्रोडक्ट कभी नहीं मिल रहे थे तो ये नहीं सोचा कि ये कंपनी बेकार है, लोग बेकार हैं, प्रोडक्ट शॉर्टेज कर देते हैं। अरे भाई, जो है उससे काम चलाया। लोग नहीं आ रहे, जैसे थे उनसे काम चलाया। फिर रिपर्चेज पे फोकस किया, कभी रिटेन पे फोकस किया, कभी रिक्रूटमेंट पे फोकस किया। जो था अवेलेबल उस पे फोकस किया, जो नहीं था उस पे नहीं रोया। मेरी सोच का बहुत, अगर मैं आपको कम शब्दों में तो ये बताता हूँ सर, जो जीवन में मेरे पास अवेलेबल है मैं उससे ही सृजन करना चाहता हूँ। जो नहीं होता उसमें रोने का कभी प्रयास नहीं करता। सोच मतलब ये। और अंतिम बात, मेरी श्रद्धा, जिस काम के पीछे लगता हूँ वो अटूट होती है। फिर वो मेरा मंदिर है, वो मेरी आराधना, वो मेरी पूजा है, वही मेरा जीवन में देवतुल्य घर है। फिर तो बस श्रद्धा को कोई ठेस नहीं, और श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं। ये 5 बेसिक चीजें, पांचों हो तो इतिहास रच देता है, 5 में से कुछ भी हो तो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है, और 5 में थोड़ी थोड़ी भी हो तो यहाँ आके उनका बड़ा सृजन करके लीवरेज कर देता है। ये रिसोर्स बन जाते हैं, और रिसोर्स से वो बहुत आदमी बड़ा बन जाता है। और ये 5 के लिए कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं है सर, 5 के लिए कहीं कोई स्कूल नहीं है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है। बहुत बेहतरीन सर, आपने एक्चुअली एक बहुत बड़ा काम कर दिया डायरेक्ट सेलर के लिए। उन्होंने जो लंबी सी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को अगर उन्होंने कैटेगराइज करना है तो वो कैटेगराइज कर लें आपकी बात को सुन के, कि स्पेशली जो हमारे नजदीकी लोग होते हैं, हमें मालूम होता है कि किसकी क्या सोच है, और वो जो लात खाने वाले लोग हैं वो कौन रहते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, उनको कोल्ड लिस्ट में रखें, अभी होट में मत लेके आए। लेकिन जो हिम्मत, मेहनत, पॉजिटिव एटीट्यूड, श्रद्धा वाले लोग हैं तो उनको आप आगे लेके आए। सो बेहतरीन। और मैं आपसे रिलेट करना चाहता हूं सर, देखिए जो भी व्यक्ति मेहनत करके निकलेगा ना तो उसकी खुशबू अलग रहती है, जो आपकी हमें दिख रही है, हम सबको दिख रही है। मैंने भी शुरुआत बजाज चेतक स्कूटर से की थी, जो टेढ़ा करके, मतलब टेढ़ा करके स्टार्ट होता था, तो वहां से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन सोच ये थी कि इसके माध्यम से बड़ा कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और जब आप बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी ही बात कर रहे हैं। मैंने भी लगभग 8 से 10 लाख किलोमीटर मैंने स्कूटर से लेके, और फिर मारुति 800 थी मेरी पहली गाड़ी, और मारुति 800 जैन साहब मैंने इतनी चलाई कि उसने मुझे ड्राइवर बना दिया था, मतलब ड्राइवर नहीं, मैकेनिक बना दिया था एक्चुअली। तो मुझे मालूम था कि कहाँ उसमें कचरा आता है, और कैसे उसमें कितना धक्का लगना चाहिए, बैटरी में क्या इश्यू आता है, और इंजन में कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो मैंने मतलब बिल्कुल उसको, बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, बिल्कुल उसको एकदम पेला बुरी तरह से। शायद 2 लाख किलोमीटर मैंने पुरानी चलाई होगी, और बहुत पुरानी ली थी मैंने, क्योंकि पैसे थे नहीं उस समय। और वो जमाना था जब गाड़ी में पीछे सिलेंडर बांध के और उससे चलाते थे, वो सस्ती बहुत पड़ती थी। तो वो चलाई। फिर मैंने वैगनार ली, फिर मैंने एंडीवर ली, फिर मर्सिडीज ली। मैं 10 साल मैंने मर्सिडीज चलाई। तो वो जो सफर था कहीं ना कहीं वो स्कूटर से शुरू हुआ था। और ये हर डायरेक्ट सेलर को सीखने की जरूरत है कि आप शुरुआत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और उस पेशेंस के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और बड़ा अजीब लगता है जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो दूसरे महीने में 2 लाख पे पहुंच गया, और छोटे महीने में तो मैंने ये वाली गाड़ी खरीद ली। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जैन साहब जैसे लोग, हम जैसे लोगों ने मेहनत कम की। अपितु डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत ये है कि यहाँ पे ये प्रकृति के सिद्धांत पे काम करता है। पहले यहाँ पे आपको बोना पड़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर में फ्रूट्स आएंगे। तो उस नेचर का अगर आप काम करेंगे तो फिर आप भी जैन साहब की तरह एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और ऐसे ही लोग आपके दीवाने होने वाले हैं। हम लोग इसी प्रश्न में अगर आगे बढ़े सर, ये तो आपने क्राइटेरिया हमें बता दिया कि इस प्रवृत्ति के लोगों को हमें
लेके आना है, उनको थोड़ा प्रायोरिटी देनी है, उनको प्लान पहले दिखाना है। लेकिन वो जब डायरेक्ट सेलर बन जाता है, अब उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो अपने कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंच जाए? सर, इस बिजनेस में ये जो मैंने पांचों चीजें बताई, ये है बेसिक और मूल। और कुछ गुण, जैसे गाय लाते हैं दूध के लिए, गोबर फ्री में आता है, उसका गोमूत्र फ्री में आता है, उसकी और चीजें जो मिलती है हमें वो फ्री में आती है, उससे मिलने वाली वाइब्रेशन फ्री में आती है, उसके 300 फीट की दूरी में जितनी हवा है वो शुद्ध होगी, वो फ्री में आती है। जब आप ऐसी संगत करते चले जाते हैं तो ऐसी क्वालिटीज डेवलप होती चली जाती है, आप और जिम्मेदार बनना चालू कर देते हैं, आप और अकाउंटेबल होना चालू कर देते हैं, आप और लिसनर अच्छे बनना चालू कर देते हैं, आपके अंदर एक गुण डेवलप होने लग जाता है, आप डुप्लीकेट करना चालू कर देते हैं, आपकी संगत आपको सिखाने लग जाती है, अच्छा ये सर ऐसे बोलते हैं, ये सर ऐसे कर रहे हैं, अच्छा इस प्लान में दिखाने में ये ताकत ऐसे लगती है, इस फॉलोअप में करने से ये प्रश्नों के जवाब इस तरीके से दिए जाते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होने लग जाती है। इस पे मेरे पूरे वीडियोज हैं सर, पूरी की पूरी 21 लीडरशिप के जो गुण हैं वो आपके अंदर डेवलप होने लग जाते हैं, आप अच्छा संवाद करने लग जाते हैं। तभी तो मैं आपको बताऊं सर, आपके चैनल पे जितने लोग आज सक्सेसफुल लोग आते हैं, जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग से अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज में हैं, वो लोग कह के जा रहे हैं हम अपने परिवार के लोगों को ये रेकमेंड करते हैं, हम अपने बच्चों को भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं सर, आज जितने लोग भारतीय पॉलिटिक्स में जो राजनीति में फेल है ना, वो वही लोग फेल हैं जिन्होंने कभी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग को जाना ही नहीं। आज जितने लोग फेल्योर हैं, अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1-2 साल 3 साल गुजर के चले जाए ना, मैं आपको ये बता रहा हूं, उनके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाए, उनके जीवन के जो रिफ्लेक्शन है वही बदल जाए। क्योंकि यहाँ जो जड़ों से सीखता है आदमी, जो एक एक चीज को जीवन से गुजारता हुआ, जो जिम्मेदार बनता हुआ, जो टीचेबल बनता हुआ, जो अकाउंटेबल बनता हुआ, जो एक अच्छा विद्यार्थी बनता हुआ, जो एक अच्छा साहसी व्यक्ति बनता हुआ, जिसको ये पता है कि यहाँ पर योग्यता तो काम करती है लेकिन चरित्र भी बराबर काम करता है, तो योग्यता और चरित्र को मेंटेन करने वाला, ये सारी क्वालिटीज ये बिजनेस के सृजन में डेवलप हो जाती है। अगर संगत करता गया, 5 चीजें जो मैंने बोली सर, उसमें सब आ जाएंगी, लेकिन बस लगा रहे। जो ट्रेन दिल्ली जा रही है उसमें कोई लटक भी गया तो दिल्ली पहुंचेगा वत्सा। तो मैं यहां ये कहने जा रहा हूं, अगर संगत करते चले गए तो ये चीजें डेवलप होती चली जाएगी। जैसे पत्थर का कोयला है, भट्टी में डालेंगे तो भभकेगा, बाहर निकलते ही बस फिर वो वापस बुझ जाएगा। ऐसे लगातार संगत करते चले जाएंगे तो ऐसी 21 क्वालिटीज, ऐसे लीडरशिप की क्वालिटीज निखर के आएगी जो दुनिया के बहुत कम लोगों में है, गिनती में है, परसेंटेज में नहीं है, जो ये बिजनेस में स्वाभाविक गुण है जो डेवलप कर देता है। तो कर भी देता है, आप 5 को पकड़ के रखो, हो बहुत सारी जाएंगी। गाय लाएंगे दूध के लिए, चीजें बहुत फ्री मिलती चली जाएंगी, बस इस ट्रेन से उतरना मत, चाहे लटक के रहना, ऑटोमेटिक सोने के लिए फिर बर्थ मिलती चली जाएगी। लगातार लगे रहना, लगातार प्रयास करते जाना। वर्षों तक तो मांझी ने भी 30 साल में पहाड़ खोद दिया, वर्षों तक तो जाधव मोलाई पयांग ने भी विश्व का सबसे बड़ा जंगल लगा दिया। जो काम वर्षों तक किसी काम में लगातार जीवन दे दे, वहां पर कई गुना क्वालिटीज डेवलप हो जाती है, एक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। जो लोहा चुंबक के साथ वर्षों तक लगा रहता है, चुंबक के सारे गुण डेवलप हो जाते हैं। इसलिए एक डायरेक्ट सेलर को इतने ज्यादा गुण डेवलप होते हैं कि वो जीवन के किसी क्षेत्र में फेल नहीं होता। फिजिकली हमेशा लाइफ में आगे जाएगा, शारीरिक रूप से वो मानसिक रूप से मजबूत रहेगा, वो सामाजिक रूप से लोगों का सपोर्ट करेगा, उन्नति दिलाएगा समाज को, आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा और लोगों को सक्षम बनाएगा, और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेगा। क्योंकि जब शारीरिक और मानसिक तल पे शांति हो गई तो आध्यात्मिक उन्नति करेगा। ये सब क्वालिटीज इस बिजनेस में डेवलप होगी और आगे बढ़ता चला जाएगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। और ज्यादा जानकारी के लिए जैसे आपने सोर्स बता दिया सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं जैन साहब आपके यूट्यूब चैनल पे, और जो लीडरशिप की आपकी सीरीज है 21 जो गुण होने चाहिए एक डायरेक्ट सेलर में, सो वो हम सब लोगों को सीखने चाहिए, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली ले रहे हैं। तो सब लोग उस पर विजिट करेंगे और हम लोग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे ताकि लोगों को सुविधा हो जाए वहां पे जाने के लिए और उन सब चीजों को सीखने के लिए। एक लिंक और डाल दीजिएगा सर, पूरी प्लेलिस्ट का डाल दीजिएगा, क्योंकि भारत का नेटवर्कर जब साइकोलॉजी
साइंस और फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, साइंस और फिलोसॉफी, जब तीनों का संगम उसको मिल जाए तो फिर ये अब ऋतिक रोशन है कोई मिल गया वाला, इसको कोई माइकल आर कुछ, ये क्रिश है, ये क्रिश 4 है, ये फिर इसको कोई कुछ रोक नहीं सकता। तो एक प्लेलिस्ट है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के साथ सक्सेस दिला रही है, एक प्लेलिस्ट है जो इनर एक्सप्लोर कर रही है जो फिलोसॉफी है, और एक है लीडरशिप। तो ये दो चीजें अगर एक साथ मिल गई, हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए सफलता के प्रिंसिपल मिल गए और इनर विस्फोट करने के लिए हमें दर्शन का सपोर्ट मिल गया, तो फिर ऑटोमेटिकली लीडरशिप आ जाएगी। तो ये 2 लिंक डाल दीजिएगा सर, जिससे लोगों, हालांकि सारे लोग मेरे प्रेमी हैं, मैं उनका प्रेमी हूं और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो सब चैनल देखते भी हैं, फिर भी कोई नए व्यक्ति जुड़े तो उनको वहां तक पहुंचने में सुविधा रहेगी सर। थैंक यू सो मच जैन साहब। और जैसा आपने बताया, ये लिंक हम लोग डालेंगे। और जो आप शेयर कर रहे थे कि सर बड़े बड़े लोग आके बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से क्यों वो अपनी फैमिली को जोड़ना चाहेंगे, स्पेशली डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पिछले दिनों हमने बुलाया, जो हमारा 75वां एपिसोड था, और उसका शीर्षक भी यही रखा था हम लोगों ने कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने बेटे को, अपनी संतान को क्यों डायरेक्ट सेलिंग करवाना चाहते हैं। मतलब उससे देखिए एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत प्राउड की बात है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनका बड़ा business.com करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग उनके साथ में एसोसिएटेड हैं, उनके साथ में HDFC बैंक के चेयरमैन हैं, जो इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है देश की। SBI के जो चेयरमैन है वो उनके साथ में एसोसिएटेड हैं, और BSC के चेयरमैन उनके साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके साथ में एसोसिएटेड हैं, और जो पूरी दुनिया को बिजनेस सिखाते हैं, कॉर्पोरेट्स को सिखाते हैं, लोग उन पे, हार्वर्ड उनके ऊपर स्टडी कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को ये जरूर कहूंगा, ये जरूर गाइड करूंगा कि कुछ समय के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग जरूर करो, फिर बाद में आप चाहे जो मर्जी कर लो। और हम लोग कितने लकी हैं, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं, हम इसको कर नहीं रहे, हम जी रहे हैं। सो ये आपने उस तरफ फिर इंडिकेट किया हम सबको। थैंक यू जैन साहब, इस को कोट करने के लिए एक बार फिर दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से, पूरे चैट विद सुरेंद्र वत्स की परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत हृदय से शुभकामनाएं और प्रेम, और आपको वत्स साहब ऑलवेज थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जैन साहब। और इस उम्मीद के साथ कि बगैर कंडीशन आप आते हैं और आपसे दोबारा फिर पढ़ ले रहे हैं कि इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए बार बार हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सो ये थे हर्षवर्धन जैन साहब, एक ऐसा नाम जिसको जितनी बार आप सुनो उतनी ज्यादा बार आपकी सुनने की इच्छा होती है, जितनी बार देखो उतनी बार उनको देखने की इच्छा होती है। सो हम बहुत आभारी हैं कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और अगर आप इन प्रकार की पर्सनैलिटी को बार बार सुनना चाहते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया, तो नोटिफिकेशन कैसे आएगी आपके पास में। सो आप प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार आपका प्यार और सम्मान हमें मिलता रहे। जिन जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जाके उनके नाम लिखिए। और हर मंगलवार रात्रि 8 बजे एक नई शख्सियत के साथ हम उपस्थित होते हैं। सो अगले मंगलवार फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इस प्रकार अपना प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बस इस ट्रेन से उतरना मत, चाहे लटक के रहना, ऑटोमेटिक सोने के लिए फिर बर्थ मिलती चली जाएगी। लगातार लगे रहना, लगातार प्रयास करते जाना। कोई कितना भी बर्बाद हुआ हो, कोई कितना भी गलत काम कर रहा हो, उसकी बर्बादी में कभी तालियां मत बजाना। कि सबसे ज्यादा प्रभावी है शरीर की भाषा, देह भाषा, ये ज्यादा समझाती है। मैंने सही प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो करने में कभी झिझका नहीं। मैं बात कर रहा हूं बेस्ट स्पीकर, 4 नाम बता रहा हूं मैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, संतोष नायर, संदीप माहेश्वरी। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।